नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम पंचायती राज से संबंधित विषय वस्तु को आप सभी के समक्ष रखने का प्रयास करेंगे और ये बीपीएससी की मुख्य परीक्षा से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय वस्तु है। तो इस पे हम चर्चा की शुरुआत करने के क्रम में सबसे पहले चलते हैं परिचय पे। देखिए, ऐसा माना जाता है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण से लोकतंत्र को मजबूती मिलती है। अर्थात जैसे जैसे सत्ता लोगों के नज़दीक पहुंचती जाएगी, लोगों के जीवन के नज़दीक हो सत्ता की अगर स्थापना, तो लोग अपना जुड़ाव शासन प्रशासन से उतना ही अधिक महसूस करते हैं और इससे क्या होता है, लोकतंत्र को मजबूती मिलती है। और इस क्रम में गांधी के इस विचार को धरातल पर लाने के उद्देश्य से आज़ादी के बाद 1957 ईस्वी में बलवंत राय मेहता समिति, 1977 में अशोक मेहता समिति और 1986 में एमएल सिंघवी समिति का गठन किया जाता है पंचायत के स्वरूप को निर्धारित करने के उद्देश्य से। चूँकि समिति की स्थापना से पूर्व ही कुछ ऐसे प्रयोग भारत में हमें दिखाई देता है, जैसे कि 1959 ईस्वी में राजस्थान के नागौर में सर्वप्रथम ग्राम पंचायत की स्थापना की गई और तत्पश्चात आंध्र प्रदेश में। और जैसे जैसे हमारा पंचायत से संबंधित ये अनुभव बढ़ता गया, तो इसको जो है संवैधानिक दर्जा देने की मांग उठती गई लोगों के द्वारा। और इसी क्रम में आपको 73वां संविधान संशोधन 1993 से पंचायत को एक संवैधानिक दर्जा जो है दिया गया। तो इतने बातों को आप इंट्रोडक्शन में वहाँ पे लिखें, सभी कमेटियों का चर्चा करते हुए, संविधान संशोधन का चर्चा करते हुए, किस प्रकार का अनुभव है, गांधी के विचारधारा को धरातल पर लाने का ये एक उद्देश्य है, इसका भी आपको वर्णन करते हुए आपको कंक्लूड करना है पूरा इंट्रोडक्शन को। इसमें जो कुछ फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं वो ये कि एक तो 3-4 जो समिति का नाम है उसको आपको नामांकित करना है यहाँ पे, जैसे बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1977, एमएल सिंघवी समिति 1986 और 1993 ईस्वी में 73वां संविधान संशोधन 1993 से इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। तो इतने सारे फैक्ट्स के अलावा आप एक और जोड़िए कि इसमें जो है संविधान में भाग 9 को जोड़ा गया और इसके अंतर्गत जो अनुच्छेद 243 है उसमें पंचायत से संबंधित सभी प्रावधान को लिखने का प्रयास वहाँ पे किया गया है। इसके अलावा कुछ और फैक्ट्स को वहाँ पे देखें तो भारतीय संविधान के जो नीति निर्देशक तत्व हैं जो 36 से 51 तक में वर्णित हैं, उसके अनुच्छेद 40 में एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के उद्देश्य से पंचायतों की स्थापना को वहाँ पे इंक्लूड करने का प्रयास किया गया है। एक लोक कल्याणकारी राज्य से ऐसी उम्मीद की जाती है कि वो अपने यहाँ पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना करें। इसी प्रकार इसको संवैधानिक दर्जा तो मिल ही गया। और अब इसको देखिए तो इतना इंट्रोडक्शन और फैक्ट्स अगर आपको मालूम है, तो इतना कम से कम फैक्ट्स अगर आपको मालूम है तो इंट्रोडक्शन आपका एक अच्छा परिचय आपको वहाँ पे बन सका है। तो इस क्रम में अब आप देखिए कि जो ये 73वां संविधान संशोधन 1993 ईस्वी में इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस का जो इसको एक सिंबल मिला, अब जो इसको संवैधानिक दर्जा मिला, तो ये जो संवैधानिक दर्जा दिया गया तो उसमें जो प्रावधान किए गए 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से, उसको आप 2 भाग में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। कुछ ऐसे प्रोविजंस थे जो अनिवार्य थे, कुछ ऐसे प्रोविजंस थे जो स्वैच्छिक थे। तो अनिवार्य प्रोविजंस का मतलब हुआ कि स्टेट गवर्नमेंट इसको तो लागू करे ही, मतलब पंचायती राज की अगर कोई स्टेट स्थापना करता है, अर्थात पंचायती राज की स्थापना करना कोई स्वैच्छिक प्रावधान नहीं, ये अनिवार्य प्रावधान है। लेकिन इस अनिवार्य प्रावधान के तहत आपको कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो आपको करने ही होंगे उसमें, और कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो स्वैच्छिक आपकी इच्छा पे है, अगर मन है तो आप करें। तो इस क्रम में अगर आप अनिवार्य प्रावधान को देखें तो इसमें पहला जो है वह है ग्राम सभा। ग्राम सभा किसको कहते हैं? किसी देखिए, एक पंचायत के अंदर एक गांव हो सकता है या एक से अधिक गांव भी हो सकता है। तो उस गांव के मतलब अगर 4 गांव को मिला के एक पंचायत का निर्माण किया गया, तो उस चारों गांव को मिला के जितने भी उसके वयस्क सदस्य होंगे, जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक होगी, और उनको जो है एक मतदाता सूची में पंजीकृत किया जाएगा। तो वो जितने व्यक्तियों को मतदाता सूची में पंजीकृत किया गया वो सभी ग्राम सभा के
सदस्य हो गए, तो ग्राम सभा की स्थापना करना इसमें जो है एक अनिवार्य प्रावधान आपको दिखता है। तो एक ग्राम सभा की स्थापना करना अनिवार्य बात है। सेकेंड आइए 3 टायर सिस्टम। तो 1957 ईस्वी में जो बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था, तो उन्होंने अपने अनुमोदन में कहा था कि 3 स्तर पे आप पंचायती राज व्यवस्था को लेके चलिए, जैसे जिला स्तर पर जिला परिषद, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और ग्राम स्तर पे और पंचायत स्तर पे जो होगा वो ग्राम प्रधान होगा या मुखिया होगा। तो और एक अशोक मेहता समिति जब 1977 में आता है तो उन्होंने कहा था कि नहीं, 2 टायर सिस्टम, एक आप रखिए जिला पे और एक पंचायत पे। उन्होंने प्रखंड स्तर पे पंचायत समिति की बात नहीं कही। तो अंततः जो 73वां संविधान संशोधन किया गया उसके अंतर्गत 3 टायर सिस्टम को अपनाने की बात कही गई। तो ये भी एक अनिवार्य प्रावधान है। अब आइए हेड ऑफ ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट। अब देखिए, जो ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति का चुनाव जनता करती है, डायरेक्ट अपना प्रतिनिधि को चुनती है मतों के द्वारा, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद को। लेकिन इस ब्लॉक लेवल पे जो पंचायत समिति का चुनाव होता है, मान लीजिए कोई ऐसा पंचायत है जो बड़ा अगर पंचायत होगा तो प्रखंड स्तर पर वहाँ पे 2 या 3 या 5 6 वहाँ पे अगर पंचायत समिति के सदस्य चुन के आते हैं, तो उस पंचायत की समिति जो है, पंचायत समिति के जो सदस्य हैं उनका एक प्रमुख भी होगा। ठीक है, तो उनके प्रमुख का जो चुनाव होगा वो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि करेंगे, जनता डायरेक्ट उनके प्रमुख को नहीं चुनेंगे। ठीक है, इसी प्रकार जिला स्तर पे जो जिला परिषद होता है, तो जो एक ही जिला मतलब एक जिला में कोई जरूरी नहीं कि एक ही जिला परिषद चुन के आएगा, एक से अधिक रहते हैं अलग अलग भाग के लिए। तो उन जिला परिषदों में से भी एक मुख्य का चुनाव किया जाता है, उनका भी चुनाव जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही करते हैं, जनता वहां पे पार्टिसिपेट नहीं करती। तो इस प्रकार से वहां पे ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जनता डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करके उसके प्रतिनिधि के द्वारा उनके प्रमुख को चुना जाता है। तो ये भी एक अनिवार्य प्रावधान है। ठीक है, अब आइए 18 वर्ष और 21 वर्ष। देखिए, 18 वर्ष या उससे अधिक के जो नागरिक हैं उस ग्राम पंचायत के, या फिर आप कहिए कि ग्राम सभा के जो सदस्य हैं, ग्राम सभा के सदस्य कौन होंगे, जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक होगी, तो वो यहाँ पे मतदान कर सकते हैं। तो यहाँ पे मतदान की आयु 18 वर्ष, और ये 21 वर्ष जो है ये प्रतिनिधि के लिए है। मतलब आप पंचायत का इलेक्शन या प्रखंड लेवल पे पंचायत समिति का या जिला परिषद का चुनाव तभी लड़ सकते हैं जब आपकी आयु 21 वर्ष हो। तो 18 वर्ष का कोई व्यक्ति मतदान करेगा और प्रतिनिधि की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक की होनी चाहिए। ये भी एक अनिवार्य प्रावधान यहाँ पे हमें दिखाई देता है। अब आइए रिजर्वेशन। ग्राम पंचायत में रिजर्वेशन की जो बात की गई है वो 2 रूपों में हमें दिखाई देता है, एक SC ST के लिए और एक फीमेल के लिए। SC ST के लिए है कि मान लीजिए किसी ग्राम पंचायत में जो है वो SC का अलग और ST का अलग, कम्युनिटी का जो भी परसेंटेज है पॉपुलेशन में उतना स्थान उसके लिए क्या होगा, रिजर्व होगा। अगर SC 20% है तो 20% स्थान इसके लिए सुरक्षित होंगे, और ST का मतलब SC और ST के रिजर्वेशन का प्रावधान उसके पॉपुलेशन के रेशियो में होता है। इस प्रकार से अगर फीमेल को देखें तो फीमेल के लिए 1/3 सीटें जो है तीनों स्तर पर रिजर्व है। मतलब पंचायत स्तर पर भी 1/3 महिलाएं चुन के आएगी, प्रखंड लेवल पे भी वही, और जिला परिषद लेवल पे भी वही। और तो इस प्रकार से यहाँ पे 2 प्रकार के रिजर्वेशन, एक SC ST को जनसंख्या के अनुपात में, और फीमेल के लिए 1/3 जो सीट है वो आरक्षित है यहाँ पे। अगर टर्म की बात करें, पंचायत का टर्म ये तो 5 साल का होता है, लेकिन अगर 5 वर्ष से पहले किसी भी तरह से पंचायत विघटित हो जाता है तो उसका चुनाव जो है आने वाले 6 माह के अंदर जो है करा लिए जाने चाहिए। लेकिन अगर पंचायत विघटित हो जाए और 6 माह से कम का टर्म बचा हो 5 वर्ष पूरा होने में, तो वो चुनाव उस बार नहीं, अगले जो पंचायत के इलेक्शन हो गए उनके साथ ही होंगे। ठीक है, अब आइए स्टेट इलेक्शन कमीशन। जिस प्रकार से जो चुनाव आयोग है जो केंद्र स्तर पे है वो सांसद और विधानसभा के लिए चुनाव कराती है, उसी प्रकार से पंचायत के चुनाव को संपन्न कराने का काम उस इलेक्शन कमीशन का नहीं होता, बल्कि यहाँ पे एक राज्य निर्वाचन आयोग होता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन। इसकी नियुक्ति की जाती है पंचायत चुनाव कराने हेतु। इस
स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम है पंचायत इलेक्शन को कंडक्ट करना। ठीक है, अब आइए, तो वो जो केंद्र स्तर पे जो इलेक्शन कमीशन है वो पंचायत का चुनाव नहीं कराती, बल्कि स्टेट इलेक्शन कमीशन का अलग प्रावधान 73वां संविधान संशोधन के तहत किया गया। अब आइए स्टेट फाइनेंस कमीशन। जिस प्रकार से एक फाइनेंस कमीशन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत गठित किया जाता है, वो क्या करता है, केंद्र और राज्य के बीच में क्या करता है, करों का बंटवारा करता है। तो उसी के तहत जैसे अभी 41% और जो शेष उधर है 59%, 59 और 41 का रेशियो भी फिक्स किया गया केंद्र राज्य के लिए। इसी प्रकार से स्टेट फाइनेंस कमीशन होता है जो स्टेट और पंचायत, जो पंचायती राज व्यवस्था के 3 सिस्टम है, तो उसके बीच धनों के बंटवारा का काम स्टेट फाइनेंस कमीशन यहाँ पे करेगा। लेकिन इस स्टेट फाइनेंस कमीशन को जो केंद्र स्तर पे फाइनेंस कमीशन होता है आर्टिकल 280 के तहत, वो इसको जो है सलाह और सुझाव यहाँ पे प्रदान करते रहता समय समय पे। अब आइए पॉपुलेशन देखिए। अब हमने पढ़ा कि 3 टायर सिस्टम को तो आना अनिवार्य है, बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश को सीधे सीधे माना गया है। लेकिन अगर किसी जिले की जनसंख्या 20 लाख से कम है तो वहां पे जो सेकेंड टायर होता है, जो प्रखंड स्तर पे पंचायत समिति की बात कही गई है, उसका गठन आप नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 टायर सिस्टम तो अनिवार्य प्रावधान है, लेकिन जनसंख्या अगर 20 लाख से कम है तो वहां पे आप सेकेंड टायर जो है नहीं भी ला सकते हैं। अब आइए, तो ये जो सभी होगा ये अनिवार्य प्रावधान हो गए। अब यहाँ पे कुछ वॉलेंट्री प्रोविजंस है, ये स्वैच्छिक है, मतलब राज्य सरकार इसको मान भी सकती है नहीं भी, लेकिन इस सब को मानना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें पहला ही एमपी और एमएलए, तो ये तो हेडिंग के लिए लिखा हुआ है एमपी एंड एमएलए। इसको समझिए क्या है कि कोई अगर पंचायत है तो वो किसी न किसी एमएलए और एमपी का जो क्षेत्र होगा उसी के अंतर्गत आता होगा। तो पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जो प्रतिनिधि का जो मंडल होता है, उसमें अगर राज्य सरकार चाहे तो वो पंचायत जिस एमपी के क्षेत्र में आता हो या एमएलए के क्षेत्र में आता हो, तो उस एमपी और एमएलए को भी पंचायत प्रतिनिधि के मंडल में शामिल कर सकती है राज्य सरकार, लेकिन नहीं भी कर सकती है क्योंकि ये वॉलेंट्री मतलब प्रोविजंस हैं। तो एमपी और एमएलए को इस प्रकार से आप शामिल करने के अर्थ में देखेंगे, इसको वॉलेंट्री है, ये राज्य सरकार कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। अब आइए रिजर्वेशन। अब देखिए SC ST को तो जनसंख्या के अनुपात में रिजर्वेशन मिलता है, महिलाओं को 1/3 स्थान पे उसके लिए सीटें आरक्षित है। लेकिन अगर राज्य चाहे तो कुछ और जो समुदाय हैं उस पंचायत के या उस राज्य में, जिसके लिए वो चाहता है कि पंचायत में इसके लिए भी सीटें आरक्षित हो SC ST और महिला के अलावा, जैसे मान लीजिए OBC, अगर कोई राज्य सरकार चाहे कि OBC के लिए भी हम सीट का रिजर्वेशन करेंगे तो वो कर सकती है। लेकिन ये क्या है, वॉलेंट्री है, ये क्या है, मतलब नेसेसरी प्रोविजंस नहीं है। जो 73rd जो अमेंडमेंट है उसके तहत ये वॉलेंट्री है कि SC ST और फीमेल को छोड़ के अगर आप किसी समुदाय को रिजर्वेशन देना चाहें तो आप दे सकते हैं। ठीक है, अब आइए राइट्स एंड पावर। अब देखिए, पंचायत को कुल मिला के 29 विषय प्रदान किए जाते हैं जिसपे वो काम कर सकता है, जिसके तहत उसको अधिकार मिलता है। ठीक है, तो 29 विषय पे पंचायत को पूर्ण अधिकार होता है। और इसी प्रकार से अगर आप शहर में देखें, जो नगर पालिका, नगर निगम, नगर निकाय है, तो उसके अंतर्गत 18 विषय। तो ये 29 जो विषय हैं उसके अंतर्गत राज्य सरकार को ये अधिकार होता है, स्वैच्छिक अधिकार होता है कि इतने शक्ति और अधिकार पंचायत को दिए जाएं कि वो अपना काम को सही तरीके से निपटा सके। ठीक है, तो यहीं पे ये बहुत बड़ा एक जो है बाधा के रूप में हमें दिखाई देगा। आगे जब हम इसके इम्पैक्ट्स को चर्चा करेंगे तो वहां पे आपको दिखाई देगा, मतलब राज्य सरकार पे ये स्वैच्छिक है, स्वैच्छिक जिम्मेदारी है राज्य सरकार की, या राज्य सरकार इसे मान भी सकती है नहीं भी मान सकती, मतलब स्वैच्छिक है कि पंचायत को वो सभी अधिकार और शक्ति राज्य सरकार खुद के सोचे हुए प्रावधानों के तहत प्रदान कर सकती है ताकि पंचायत अपने कार्यों का निपटान सही तरीके से कर सके। तो ये राइट्स एंड पावर। अब आइए टैक्सेशन। राज्य सरकार को ये अधिकार है कि वो पंचायत को टैक्स कलेक्शन की छूट दे या ना दे। अगर टैक्स कलेक्शन की छूट दे पंचायत को तो इससे पंचायतों की
जो वित्तीय स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, वो मजबूत होगी। लेकिन राज्य सरकार ज़्यादातर मामलों में टैक्सेशन का जो है विकल्प पंचायत को प्रदान नहीं करती है। अगर टैक्सेशन का विकल्प पंचायत को यहाँ पे प्रदान की जाती है राज्य सरकार के द्वारा, तो आप देखेंगे कि छोटे छोटे शुल्क के रूप में, जैसे पंचायत में जो है, पंचायत में भी आपको होल्डिंग टैक्स लग सकता है, पथ कर लग सकता है, छोटे छोटे चीज़ों पे चुंगी आपको वहाँ पे देना पड़ सकता है, या किसी वाहन की एंट्री अगर आप किसी विशेष क्षेत्र में करते हैं तो वहाँ पे आपको वे कुछ टैक्स छोटे अमाउंट में पे करना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे मामलों में टैक्सेशन की छूट राज्य सरकार के द्वारा पंचायत को प्रदान नहीं की जाती है। ठीक है, तो टैक्सेशन से संबंधित ये भी एक प्रोविजंस है। अब आइए एक प्रोविजंस जो यहाँ पे पढ़े पॉपुलेशन को लेके। अगर पॉपुलेशन 20 लाख से कम है तो ये राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वो प्रखंड स्तर पे जो पंचायत समिति का प्रावधान है वो उसको करे भी या नहीं भी करे, वो उसके इच्छा पे डिपेंड करता है। कर भी सकता है, अगर उसको लगे नहीं होना चाहिए तो प्रखंड स्तर पंचायत समिति की स्थापना के लिए प्रावधान करेगी राज्य सरकार, और नहीं, अगर उसे इच्छा नहीं है तो नहीं। तो ये सभी वॉलेंट्री प्रोविजंस हैं। अब अगर हम इसके इम्पैक्ट की बात करें तो इसके दो इम्पैक्ट हैं। पॉजिटिव इम्पैक्ट कुछ होंगे और कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी होंगे, और कुछ स्पेशल प्रोविजंस इसके अंतर्गत, और कुछ आपको यहाँ पे जो अंतिम में आप लिखेंगे कंक्लूजन्स। ठीक है, तो चूंकि इस वीडियो की लंबाई लगभग 16 मिनट से अधिक अब तक हो गई, तो इसे हम कोशिश करेंगे कि इन तीनों को, इसका जो पार्ट 2 करेंगे उसमें हम इसको लेके आएंगे। तो इतना आपको इंट्रोडक्शन, फैक्ट्स जो आपको याद रहने चाहिए, फिर नेसेसरी प्रोविजंस 5-6 आपको याद रहने चाहिए, और वॉलेंट्री भी कुछ याद होने चाहिए, ताकि आप एक अच्छा आंसर वहाँ पे लिख सकें। क्योंकि वहाँ पे अगर मान लीजिए कि आपको पूछा जाता कि पंचायती राज व्यवस्था जो है वो बिहार के विशेष संदर्भ में वर्णन करें, तो ऐसे क्वेश्चन में जब बिहार का विशेष संदर्भ पूछा जाता है तो वहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है। बिहार के संदर्भ में क्या ये सब प्रावधान लागू नहीं है? बिल्कुल लागू है। वहां पे आपको हो सकता है कि बिहार में, जैसे बिहार के विशेष संदर्भ में कह दिया विश्लेषण करने, तो हाँ, वहां पे आप लिखेंगे कि 1/3 जो महिलाओं के लिए रिजर्वेशन की बात की गई है, तो बिहार सरकार के द्वारा एक कदम आगे बढ़ते हुए 50% रिजर्वेशन दिया गया। तो इस चीज को खाली जोड़ देना है, और होगा यही सब। इन सब चीजों को लिखना है आपको, क्योंकि ये सब चीजें तो बिहार के संदर्भ में भी लागू होती है। तो इन सब चीज़ों के साथ जोड़ते हुए जब हम यहाँ पे स्पेशल प्रोविजंस करेंगे तो यहाँ 2-3 बातों को और हम डिस्कस करेंगे, जिसको आपको अगर बिहार के विशेष संदर्भ में पूछा जाता है, और ऐसे क्वेश्चन बिहार के विशेष संदर्भ में ही पूछे जाते हैं, तो यहाँ से आप 1-2 पॉइंट आप ऐड कर देंगे उसमें। लेकिन ये सब प्रोविजंस होंगे ही। बहुत आदमी को कन्फ्यूजन होता है कि बिहार के विशेष संदर्भ में पूछ दिया, मतलब पंचायती राज को हम बिहार के संदर्भ में पढ़े पूरा नहीं। 2-3 प्रावधान ही बिहार एक्स्ट्रा उसमें किया हुआ है, जिसको आपको याद रखना। बाकी सब प्रोविजंस जो सभी स्टेट के लिए है वही बिहार सरकार ने भी किया हुआ है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, और फिर हम आगे इसके बाकी बचे कुछ जो प्रसंग बच गए हैं उसको भी लेके नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।